Good morning, dear students. So today we are going to discuss about one more aspect of this chapter, that is plant breeding. चैप्टर नंबर 9 का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और नीट के लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है. So let's see about plant breeding. In last few lectures we have studied about particularly animal breeding exercises, experiments and how we can perform all these things. Okay, ऐसे ही प्लांट ब्रीडिंग कैसे किया जाता है और नए नए वेराइटीज कैसे डेवलप किए जाते हैं इन एग्रीकल्चर, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. So dear students, what is plant breeding? So plant breeding is the manipulation of the plant species to create desired plant suitable for better cultivation, better yields and disease resistance. Okay, तो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं प्लांट को थोड़ा बहुत और क्या कर रहे हैं, एक नई स्पीसीज या नई वैरायटी आप डेवलप करने जा रहे हैं. ओके, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी सुटेबल फॉर व्हाट. एक तो कल्टीवेशन उसका अच्छे से हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी ये भी हमें अच्छी मिलेगी और ये प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस भी बन सकता है. और इस तरह का प्लांट ब्रीडिंग जो है उसके लिए पास्ट में भी कुछ काम हुए हैं, जिसको 1950s 60s में जो एक रिवॉल्यूशन हुआ, दैट इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन. So what is green revolution? It is the development and flourishing of the agriculture. It was development on plant breeding. 1950s 60s में जो ये green revolution हुआ कि उसका main objective ही यही था. Okay, development and flourishing of the agricultural field. Okay, और उसमें main जो काम इनका रहा, that is developing the new varieties, that is plant breeding. Classical plant breeding involves hybridization of pure lines and artificial selection to produce desirable traits. तो old कुछ methods हैं, क्योंकि agriculture method तो बहुत सारे hundreds of years से agriculture चल रहा है. तो एग्रीकल्चर में ये प्लांट ब्रीडिंग की एक टेक्निक्स कुछ जो है वो क्लासिकल फार्मर्स ने कुछ डेवलप किए हुए हैं. तो उस मेथड्स में क्या है, तो इट इज जस्ट एन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर वेराइटीज. ओके, और फिर उसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन करना है टू गेट द डिजायरेबल प्रोडक्ट्स. ओके, तो अगर हम प्लांट की बात करें, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक प्लांट है आपके पास ब्रिंजल का, विच इज डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट. दूसरा जो है एक प्लांट है, ये बेटर फ्लेवर वाला ब्रिंजल का प्लांट है. देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट है लेकिन इसके पास फ्लेवर इतना अच्छा नहीं है, जबकि यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन फ्लेवर अच्छा है. अगर आप इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा दो तो ये नई जो वैरायटी डेवलप होगी ब्रिंजल की, दैट विल बी डिजीज रेजिस्टेंट एज वेल एज हैविंग द बेटर फ्लेवर. नाउ मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स आर यूज्ड फॉर द प्लांट ब्रीडिंग. पहले क्लासिकल ब्रीडिंग होता था, ओके, लेकिन अभी जो नए मेथड्स है उसमें हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स मतलब डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं फॉर पर्टिकुलरली प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स. नाउ सम डिजायरेबल ट्रेट्स फॉर प्लांट ब्रीडिंग. ओके, प्लांट ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है. तो एक है इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये तो पूरे चैप्टर का मेन थीम है. तो एक तो ये है. दूसरा है इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस. ओके, तो जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, चाहे फिर वो सैलिनिटी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ड्रॉट, ऐसे जो भी कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से प्लांट हैज टू सफर, ओके, उसके अगेंस्ट में अगर आप प्लांट को टॉलरेट कर दो तो ऑब्वियस है कि आपका प्लांट अच्छे से परफॉर्म करना शुरू करेगा. थर्ड वन, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट एंड पैथोजेंस. तो हमें पता है वेजिटेबल्स में पर्टिकुलरली ज्यादातर फ्रूट्स वगैरह ऐसे प्लांट्स जो हैं उसमें पेस्ट, इंसेक्ट, ये उसको ज्यादा डैमेज करते हैं. पैथोजेंस पर्टिकुलरली फंगस है, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये भी उनको ज्यादा डैमेज करते हैं. और फंगस, बैक्टीरिया, वायरस तो क्रॉप्स जो हैं मतलब सीरियल्स वगैरह में भी उतना ही इम्पेक्ट करते हैं, पल्सेस में भी उतना ही इम्पेक्ट करते हैं. तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, राइट. तो हमारा मेन फोकस रहने वाला इन एरिया के ऊपर एक तो क्वालिटी क्वांटिटी इंक्रीज करना,
और उसके लिए एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट में प्लांट को टॉलरेट करना, और जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस है मतलब इंसेक्ट पेस्ट है या पैथोजन है उसके अगेंस्ट में प्लांट को बूस्टअप करना टू हैव अ रेजिस्टेंस पावर। नाउ सम स्टेप्स इन द प्लांट ब्रीडिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो अच्छे से इसके ऊपर फोकस करिए। सबसे पहला काम हमारा है कलेक्शन ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंटायर इंडिया, तो हमारे कंट्री में ब्रिंजल के मान लीजिए कि 50 वेराइटीज होते हैं, तो ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी वैरायटी है ना। अब उसमें से कोई डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा, कोई अच्छे फ्लेवर वाला भी होगा, कोई ऐसा भी होगा कि जिसकी फ्रूट साइज जो है वो बड़ी होगी। ओके, बहुत सारे फीचर वाले होंगे, कुछ का कलर बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे जितने भी वैरायटीज हैं, अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके हिसाब से आप वैरायटीज कलेक्ट करेंगे। अब जो भी उनके फीचर्स है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर है? उनके जेनेटिक्स के ऊपर, राइट। तो कलेक्शन ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। नंबर 2, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। फिर उन प्लांट्स में से आप उनको अच्छे से इवेल्युएट करोगे, एग्जामाइन करोगे, और एग्जामाइन करने के बाद जैसे हमने एनिमल में किया था, सुपेरियर मेल एंड फीमेल सिलेक्ट करना, मैटिंग, फर्स्ट मैटिंग पार्टनर, तो यहाँ पे भी पेरेंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, और वो कैसा होना चाहिए? हेल्दी प्लांट होना चाहिए और आपके डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट होना चाहिए। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट्स। तो जो पेरेंट्स आपने सिलेक्ट किए हैं उनके बीच में आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे। नंबर 4, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, तो सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब क्या है? आपने पेरेंट सिलेक्ट किए, पेरेंट सिलेक्ट करके उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे तो उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, और उस ऑफस्प्रिंग में कुछ ऑफस्प्रिंग्स ऐसे होंगे जो रिकॉम्बिनेंट्स है। रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब है कि उनके पास दोनों ही पेरेंट के क्वालिटीज है, जैसे अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था फ्लेवर एंड डिजीज रेजिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट्स। फिर लास्ट में ये जो रिकॉम्बिनेंट्स है उसका आप टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग इन द सेंस के लायबल कितना है, ओके, एनवायरमेंट में किस तरह से वो सरवाइव कर सकता है, ग्रो किस तरह से हो सकता है, कौन सी सॉइल उसको चाहिए, कितना इरिगेशन चाहिए, ये सब कुछ आप टेस्ट करोगे। मतलब उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। अगर वो सभी एक्सपेरिमेंट्स में सही पाया गया तो फिर आप उसको रिलीज करोगे, और बाद में अल्टीमेटली आप उसका कमर्शियलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये प्लांट ब्रीडिंग का पूरा एक मेथोडोलॉजी आपके सामने, 5 स्टेप्स मेथोडोलॉजी हैज बीन गिवन। इन सभी के बारे में हम देखते हैं। वैसे मैंने आपको सभी के बारे में अभी शॉर्ट में तो ब्रीफली आपको बता ही दिया है, लेकिन एलोबरेट करके सभी स्टेप्स को हम देख रहे हैं। सबसे पहला काम है कलेक्शन ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। सो इन वाइल्ड वेराइटीज ऑफ द मैनी क्रॉप्स प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटीज अवेलेबल। आप देखिए यहाँ पे राइस के वेराइटीज ये सारे इंडिया के ही हैं। ब्लैक राइस आर ऑल्सो देयर, ब्राउन, क्रीम शेड, व्हाइट, क्रिम्सन, ओके, ऐसे बहुत सारे हैं। बनाना के वेराइटीज आप देखिए यहाँ पे, ये भी इंडियन वेराइटीज हैं। कैरेट के इंडियन वेराइटीज देखिए, ओके, और इसी तरह से कुछ पल्सेस के आप इंडियन वेराइटीज देखिए। तो ये सारे क्यों हैं इतने? कलर, शेड, शेप वगैरह सब कुछ अलग है, तो बिकॉज ऑफ देयर जीन्स। Collection and preservation of the wild varieties, species, and relatives of the cultivated species is a prerequisite for effective exploitation of the natural genes. अब देखो, आपको चाहिए कि बनाना के स्किन का कलर ऐसा होना चाहिए हमारे रीजन में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको इसका स्किन कलर पसंद है, लेकिन टेस्ट तो आपको आपके एरिया में होने वाले इन बनाना का ही पसंद है। तो क्या करोगे आप? इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। तो चांसेस हैं कि आपको कोई ऐसा हाइब्रिड मिल जाए उसमें से जिसके पास स्किन कलर ये हो और टेस्ट इसका हो। इट इज पॉसिबल? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से एवेल्युएट करना पड़ेगा आपको, आपके रीजन को एग्जामाइन करना पड़ेगा, कल्टीवेटेड स्पीसीज को देखना पड़ेगा,
उसके अलावा नेचर ने इनको जो गिफ्ट में जीन्स दिए हैं उसका यूटिलाइजेशन आप नहीं कर सकते हैं। The entire collection of the plants or seeds having all the alleles for all genes in a given crop is called germplasm collection। अब देखिए एक नई टर्म आपके लिए है germplasm collection। इसका मतलब क्या है? Collection of the plants seeds having all the alleles for all genes in a given crop, मतलब उसका कंप्लीट जीनोम अगर हम वहां पे प्रिजर्व करवा रहे हैं कहीं पे, तो उसको हम बोलते हैं germplasm collection। और उसके लिए हम बोलते हैं germplasm बैंक। कैसे बैंकिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। ये स्टूडेंट सेकंड स्टेप देखते हैं, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। सो germplasm इज इवेल्युएटेड फॉर आइडेंटिफाइंग द प्लांट्स विथ डिजायरेबल कैरेक्टर्स। मतलब आपने जो सीड्स कलेक्ट करके रखे हैं वो germplasm ही है, राइट? उसका इवेल्युएशन किया जाएगा फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन विद द डिजायरेबल कैरेक्टर्स। डिजायरेबल मतलब आपके ऑब्जेक्टिव में है उस कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिलेक्टेड प्लांट्स आर मैनिपुलेटेड एंड यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो आपके पास बहुत सारे वैरायटी के पल्सेस हैं। आप देखो यहाँ पे सभी के कलर अलग अलग हैं। मान लीजिए कि व्हाइट कलर आपको पसंद नहीं है लेकिन ये डिजीज रेजिस्टेंट है, और आपको ये जो पर्पल शेड का पल्स दिख रहा है, ओके, ये आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करिए, इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। या आपको येलो कलर अच्छा लगता है, मान लीजिए कि येलो और पर्पल वाले के पास डिजीज रेजिस्टेंस पावर नहीं है लेकिन कलर अच्छा है इनका, तो फिर आपको ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में मिल सकती है। तो आप क्या करोगे, ये सीड्स देने वाले जो प्लांट्स है उनका आप मैनिपुलेशन करवा रहे हैं, मतलब या तो उनके बीच में आप हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, इनके जीन्स को आइसोलेट करके भी आप ये काम करवा सकते हैं। and obviously they are used for hybridization experiment. Pure lines are created wherever desirable and possible। जैसे हमने वहां पे देखा था एनिमल में इनब्रीडिंग, तो उसी तरह से यहाँ पे भी मतलब कॉन्स्टेंटली इनब्रीडिंग करवा के आप ऐसी प्योर लाइन डिजाइन कर सकते हैं कि जिसके सीड का कलर पर्पल होगा और बाकी प्रॉपर्टीज इसके जैसी होगी। तीसरी एक आप ये वैरायटी देखिए कि ये कलर इतना अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी ज्यादा है, और आपका ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिटिव वैल्यू चाहिए मुझे, कलर से इतना ज्यादा कोई काम नहीं करना है अभी। तो फिर आप क्या करिए, आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, डिपेंड्स। अगर ये डिजीज रेजिस्टेंस है वाइट वैरायटी, तो डिजीज रेजिस्टेंट और ये हो गया आपका गुड क्वालिटी वाला पल्स। तो बेनिफिट ये होगा कि प्रोटीन ज्यादा मिलेगा इस पल्सेस में से, और वो होगा डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब आपको चिंता इसकी बहुत कम करनी पड़ेगी कि इन फार्म इसको कोई डिजीज भी लग सकता है। सो ऐसे प्योर लाइन आप मतलब 5 to 6 जनरेशन तक कॉन्स्टेंटली करवाते जाइए, मैटिंग या हाइब्रिडाइजेशन यू कैन से, तो ये पूरा एक प्योर लाइन बन जाएगा नॉवेल कैरेक्टर के साथ। तो ये सेकंड स्टेप है आपका। पेरेंट आपने सिलेक्ट किए है ना, अब पेरेंट सिलेक्ट करने के बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। ओके, अब देखिए आप क्या है ये वर्डिंग से पहले आपने एक वैरायटी ये सिलेक्ट की है, दूसरी वैरायटी ये सिलेक्ट की है। अब दोनों वैरायटी में डिफरेंस क्या है, इसमें कर्नेल्स जो है बहुत अच्छे से आ रहे हैं, कोई गैप नहीं है, मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि स्मॉल साइज का है, तो ओवरऑल देखने जाओगे तो क्या इश्यू होगा, जितने सीड्स या कर्नेल्स इसके ऊपर लग रहे हैं उतने ही कर्नेल्स इसके ऊपर होंगे, क्योंकि भले ही यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट है लेकिन लेंथ बड़ी है, तो नंबर ऑफ सीड्स यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों ना किया जाए कि इन दोनों का एक ऐसा हाइब्रिड बनाया जाए कि लेंथ भी बड़ी हो जाए और कर्नल इस तरह से आए, तो डबल एडवांटेज हो जाएगा। तो ऐसा एक हाइब्रिड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रिएट किया गया है, इट इज द एक्चुअल फोटोग्राफ। तो यही मैजिक है प्लांट ब्रीडिंग। So it is the process in which desired characters are genetically combined from two different parents to produce hybrid plant। Simple है। ऐसे आपने अलग अलग जो दो कैरेक्टर्स डिसाइड किए हैं, ऐसे दो वैरायटीज के बीच में आप जेनेटिकल कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं, मैटिंग करवा रहे हैं, और फिर आपको जो मिल रहा है वो आपका हाइब्रिड प्लांट है जिसके पास आपके डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं।
For example, high protein quality of one parent is combined with the disease resistant from the another parent. मैंने लास्ट स्लाइड में आपको यही एग्जांपल दिया था डियर स्टूडेंट्स। एक क्रॉप ऐसा है कि जिसके पास प्रोटीन क्वालिटी अच्छी है, लेकिन दूसरा प्लांट ऐसा है कि जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है प्रोटीन की, लेकिन वो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट है। तो आप इन दोनों का अगर हाइब्रिडाइजेशन करवा दें तो प्रोटीन क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और डिजीज रेजिस्टेंट भी प्लांट हो जाएगा। सो ये एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। लिमिटेशंस भी हैं यहाँ पे, जो दिखता है उतना मतलब इजी नहीं है ये सारी चीजें। तो लिमिटेशन क्या है? वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस। ओके, इट विल टेक टाइम। ये एट अ टाइम आज बनाए और आज ही आपको मिल जाएगा, एक ही एक्सपेरिमेंट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। यू हैव टू डू मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू क्रिएट सच अ हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स मे नॉट कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स। ऐसे हाइब्रिड भी प्रोड्यूस हो सकते हैं कि जिसमें वो कंबाइन कैरेक्टर्स ना भी हो। यूजुअली ओनली 100 to 1000 क्रॉसेस शो द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन। इतने सारे क्रॉसेस करने के बाद भी आपको बहुत कुछ नंबर ही ऐसे आप डिजायरेबल कॉम्बिनेशन वाले मिल सकते हैं। नाउ नंबर 4, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। आपको हाइब्रिड्स मिले, बहुत सारे वैरायटीज मिले, 100,000 ऑफ द वैरायटीज मिले। अब उसमें से आपने जो सिलेक्ट करना है वो कौन सा है। जरूरी नहीं है कि सभी हाइब्रिड्स जो आपने डिसाइड किया था ऐसे कॉम्बिनेशन वाले ही होंगे। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स का। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बाद में होने वाला है। सो इट इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। अगर यहाँ पे गलती की तो फिर आपका पूरा एक्सपेरिमेंटेशन फेल हो सकता है। एंड इट रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेनी। तो जो प्रोजेनी है उसका आपको मतलब जो ऑफस्प्रिंग नए जनरेट हुए हैं उसका साइंटिफिक इवेल्युएशन आपको करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि ये प्लांट जो है उसके पास मैंने जो डिसाइड किए थे वैसे डिजायरेबल कैरेक्टर्स है कि नहीं है। मतलब पेरेंट्स जो आपने दो सिलेक्ट किए थे और जिस एम से सिलेक्ट किए थे दोनों पेरेंट्स, एक डिजीज रेजिस्टेंट दूसरा प्रोटीन क्वालिटी, तो क्या उसके ऑफस्प्रिंग में और इतने सारे ऑफस्प्रिंग में से कौन से ऑफस्प्रिंग में प्रोटीन क्वालिटी बेटर है और वो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट भी है। वो हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स में से आपको ऐसा 1 2 5 10 25 50 जो भी है वो प्लांट पहले आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर उनका इनब्रीडिंग कॉन्स्टेंटली करवाना पड़ेगा, तो ऐसे प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। सो दीज आर सेल्फ पोलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशन। अब यहाँ पे वर्ड यूज कर सेल्फ पोलिनेटेड, एनिमल में यही वर्ड यूज करते थे इनब्रीडिंग, for several generation till they reach a state of uniformity that is called homozygosity। याद करिए कि इन ब्रीडिंग में होमोजाइगोसिटी इंड्यूस होती है, so that the characters will not segregate in the progeny। सेल्फ पोलिनेट हो रहे हैं, सेल्फ पोलिनेट करवाना पड़ेगा सेवरल जनरेशंस तक, और उसके बाद ये यूनिफॉर्म होंगे, मतलब कांस्टेंट एक ही तरह के ट्रेट आपको देते जाएंगे, मतलब हाई प्रोटीन क्वालिटी और डिजीज रेजिस्टेंट। मतलब ये पक्का हो गया कि अब जनरेशन टू जनरेशन ये प्लांट आपको ये दोनों कैरेक्टर्स एक साथ देने वाले हैं। मतलब ये कैरेक्टर्स इन फ्यूचर सेग्रीगेट नहीं होने वाले हैं। ओके, नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस एंटायर प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवर्स। तो अल्टीमेटली ये सब हम कर क्यों रहे हैं? तो ऑब्वियसली इट इज कॉमर्स बेस्ड, मतलब ये सारा इकोनॉमी बेस्ड बिजनेस ही है ये। तो क्या करना है आपको? अ न्यूली सिलेक्टेड लाइन्स आर इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स ऑफ द क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस एटसेट्रा। तो आपको इनका इवेल्युएशन करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी इनकी चेक करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं वैसे ही। एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, इकोनॉमिक नहीं, पहले एग्रोनॉमिक ट्रेट्स को आप चेक करिए, क्या उसकी क्वालिटी जैसी आपको चाहिए थी वैसी है, क्या उसमें डिजीज रेजिस्टेंस एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी आपको चाहिए थी उतनी है। उस तरह से आपको इसके ट्रेट्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा। दूसरा टेस्टिंग ये होगा इसके साथ कि जिसमें
क्या फील्ड में ट्रांसफर करने के बाद जो कुछ आपने किया है वो अभी तक तो लेबोरेटरी में है, लेकिन फील्ड में ट्रांसफर करने के बाद भी वो प्लांट उसी तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे आपके लेबोरेटरी में वो परफॉर्म कर रहा था, आपके ग्रीन हाउस में या ग्लास हाउस में वो परफॉर्म कर रहा था, क्या उसी तरह से वो फार्मर के साथ भी उसके फार्म में बिहेव करेगा क्या? मतलब उसकी स्टेबिलिटी वो इम्पोर्टेंट है। तो उसका भी टेस्टिंग और इवेल्युएशन वहां पे आपकी यहीं होना चाहिए। This is done by growing them in research fields and recording their performance under ideal fertilizer application, irrigation and other crop management practice। उस क्रॉप को जैसा जैसा कंडीशंस चाहिए, जैसा फर्टिलाइजर चाहिए, जितना पानी चाहिए, जैसी सॉइल चाहिए, उसी बेस्ट सूटेड कंडीशन में आप उसको ग्रो करके ये सब कुछ डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बेस पे फिर आप इन फ्यूचर उसको रिलीज करोगे। The evaluation is followed by testing the materials in farmers field। बाद में नया एक लेवल आएगा, तो फार्मर्स के फील्ड में इसका टेस्टिंग करना फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स। मतलब अगर वो सीजनल प्लांट है तो 3 साल तक आप उसको ग्रो करोगे फार्मर के फील्ड पे। और एट द सेवरल लोकेशंस इन द कंट्री, और इंडिया जैसे कंट्री में तो खास के जहाँ पे हर एक स्टेट में उसका खुद का अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, अलग सॉइल क्वालिटी है, अलग वाटर क्वालिटी है, तो बहुत सारे लोकेशंस पे आप उसको टेस्ट करोगे। रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रो क्लाइमेटिक zones ऑफ द कंट्री, सभी जगह पे द मटेरियल इज इवेल्युएटेड इन कंपैरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवर, चेक और रेफरेंस कल्टीवर। तो वहां पे जो पहले से लोकल एक कल्टीवर बन रहा है, मतलब एक वैरायटी अवेलेबल है उस जोन में, उसके साथ आप उसका फिर कंपैरिजन करोगे। जैसे हम कोई भी चीज मार्केट से परचेस करते हैं तो फिर पर्टिकुलरली ऑनलाइन में तो हमने शॉपिंग में ऐसा देखा ही है, कंपेयर करते हैं, मोबाइल सपोज हमने सिलेक्ट किए तो उस तरह से उसको आप कंपेयर करोगे सभी ट्रेड्स के बारे में, उसका एग्रोनॉमिक ट्रेड भी चेक करोगे और इकोनॉमिकल वे में भी आप उसका इवेल्युएशन या कंपैरिजन करोगे। क्योंकि आपका प्लांट बेस्ड है, लेकिन अगर उसके नियर अबाउट कोई लोकल कल्टीवर ऑलरेडी अवेलेबल है और उसका कॉस्ट जो है, सीड का कॉस्ट मार्केट में से परचेस करने के लिए, वो उसको जो फर्टिलाइजर चाहिए वो भी सिंपल है, तो कोई आपका प्लांट क्यों खरीदेगा, कोई आपके सीड्स क्यों लेगा? तो ऑब्वियस है कि वो सारी चीजें यहाँ पे, बिकॉज एवरीथिंग इज बिजनेस, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे चेक करनी होती है बिफोर रिलीजिंग द प्लांट इन द फील्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, और अगर इन सभी क्राइटेरिया में आपका प्लांट सही बैठता है, फिर आप जाओगे कॉमर्शियलाइजेशन के लिए। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू प्लांट ब्रीडिंग। तो ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके। और इसी वे से क्रिएट किए गए कुछ प्लांट्स के बारे में हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस लेक्चर। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से प्लांट ब्रीडिंग किया जाता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस है, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, ओके, एनी टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ ऐसे कल्टीवर्स जो ऑलरेडी इसी मेथड से डेवलप किए गए, हैविंग वैरायटी ऑफ द प्रॉपर्टीज, और वो भी नीट के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। फाइन, सो विद दिस नोट्स आई एम एंडिंग दिस सेशन राइट नाउ, ओके, वी विल मीट सून। हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।